नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। और मैं हूँ राजश्री और आज देश की बात में बेहद खास बातें हैं और जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनात्मक अपील। ये अपील गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर है और उनकी पीड़ा भी हम आज आपसे साझा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गौरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसा पर जब प्रधानमंत्री मोदी सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त झारखंड में एक बार फिर से ऐसा ही मसला सामने आया। गौरतलब है कि झारखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है। जीएसटी को लेकर विपक्षी दलों की राजनीति पर भी डालेंगे एक नजर और उस पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। सरकार के संसद में होने वाले भव्य कार्यक्रम के बहिष्कार के कांग्रेस के फैसले की बात करेंगे और जीएसटी को लेकर लोग क्यों हैं अभी तक भ्रम के शिकार, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जीएसटी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज हम देश की बात में। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों के ऐलान और इससे जुड़ी राजनीति की भी चर्चा करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजमहल पर दिए गए बड़े बयान की भी बात करेंगे। क्यों योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि ताजमहल भारत की पहचान नहीं है। यूपी में योगी सरकार के कामकाज में नजर आ रही कमियों की भी चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि जो रिपोर्ट कार्ड योगी सरकार ने दिया है, उस रिपोर्ट कार्ड में जितने नंबर उसने अपनी सरकार को दिया है, क्या वो नंबर सही है या फिर उसमें सुधार की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात का राज क्या है और क्या ये राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर किया गया है या शिवपाल यादव अपना अलग भविष्य तलाश रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उधर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री क्यों कैद हुए कैमरे में, ये भी आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के आला अफसर मीटिंग में किस काम में रहते हैं मसरूफ, ये भी दिखाएंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है और क्यों कर्मचारी अभी भी असंतुष्ट हैं। उनकी इस असंतोष को भी समझने की कोशिश करेंगे। टिकट रद्द होने से भी हो रही है रेलवे की जबरदस्त कमाई, किस तरह से रेलवे अब पैसे कमा रही है और वाकई इससे रेलवे को कितना फायदा हो रहा है, इसका हम जायजा लेंगे। और सरकार ला रही है क्यों अब 200 के नोट, यानी कि क्या समझा जाए कि अभी जो खबर चली थी कि 2000 के नोट को सरकार हटा रही है, क्या अब 100 के नोट भी पुराने हो जाएंगे, भूतकाल के बात हो जाएगी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चीन से सीमा पर तकरार के बीच सेनाध्यक्ष बिपिन रावत की दौरे की भी चर्चा करेंगे और चीन के उस बयान को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसमें वो बार बार एक तरह से धमका रहा है भारत को। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी इजराइल जा रहे हैं और इजराइल में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। इससे कौन से नए मायने निकाले जाएं और क्या मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की रणनीति अब बदल रही है और इससे भारत के जो विदेश संबंध हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आज समझेंगे देश के बाद में। इसके अलावा बात इतिहास की होगी और चूंकि जीएसटी का दौर है तो टैक्स किस तरह से बॉलीवुड को भी प्रभावित करता रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे बहुत ही रोचक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के सफर को। और साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी और शाह के जोड़ी के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पाटीदार आंदोलन, 20 साल तक की सत्ता विरोधी लहर का असर इन चुनाव पर पड़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इसी से निपटने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने ही नई रणनीति बनाई है और यही कारण है कि एक साल में मोदी चौथी बार गुजरात में हैं। सूरत के बाद मोदी राजकोट में आज रोड शो कर रहे हैं। सीधे हम आपको राजकोट की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज पूरे दिन गुजरात में क्या खास रहा मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी को लेकर बयान दिया है और इस बयान को देने के लिए उन्होंने जमीन चुनी गुजरात की। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार नहीं है। मोदी इस दौरान काफी भावुक भी रहे और उसके बाद वो बार बार इस बात की अपील करते नजर आए जैसे इस पूरी घटना से वो दुखी हैं।
लेकिन शाम तक होते होते मोदी अलग तेवर में दिखे। राजकोट में वो रैली कर रहे हैं और इस रैली में भारी भीड़ है। लेकिन इस भव्य समारोह के पहले, इस मुस्कुराहट के पहले प्रधानमंत्री मोदी आज भावुक भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार गोरक्षकों की गुंडागर्दी को लेकर बयान दिया है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार नहीं है, ये बयान दिया। उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब कथित गोरक्षकों द्वारा हालिया दिनों में गोरक्षा के नाम पर लोगों पर कई हमले किए गए हैं। इन हमलों को लेकर सरकार घिरी हुई नजर आई है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों के खिलाफ हिंसा करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के विरुद्ध है। कुछ खास उदाहरणों के साथ उन्होंने समझाने की कोशिश की कि गोरक्षा दरअसल क्या होती है। देश में गोरक्षा के नाम पर कट्टरपंथियों की दादागिरी लगातार जारी है। आए दिन गोरक्षा के नाम पर किसी को मार देने या फिर पीट देने की खबरें आती रहती है। विपक्ष के आरोपों के बीच स्वघोषित गोरक्षकों को लेकर पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी और गोभक्ति के नाम पर हिंसा की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी ने भी महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से अधिक गोरक्षा के बारे में बात नहीं की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमेशा ही अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौभक्ति के लिए किए। उनके बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती। ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे के आदर्शों के खिलाफ है। गाय को लेकर पीएम मोदी ने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे गाय के पैरों के नीचे आने से बच्चे की मौत हो गई और उसके पश्चाताप में गाय ने भी शरीर का त्याग कर दिया। गाय ने खाना खा रही है, गाय न पानी पी रही है। उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है। इसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। पीएम मोदी ने लोगों से गुजारिश की कि वो गाय के मातृत्व और त्याग को पहचाने और ये तय करे कि देश में गोरक्षा के नाम पर किसी की हत्या न हो। पीएम मोदी का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि गोरक्षा और धर्म के नाम पर कुछ कथित हिंदूवादी संगठन और उनके ठेकेदारों लोगों की हत्या कर रहे हैं और हर दिन के साथ ही साथ इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए हैं। 6 अगस्त को टाउन हॉल कार्यक्रम में गोरक्षकों की कड़ी भाषा में संदेश देने के साल भर बाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भावुक हो गए। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर अपनी वेदना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन क्या हिंसक भीड़ प्रधानमंत्री के मन की बात को समझ पा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का बयान देश में हिंसा और घृणा के बन रहे माहौल को थामने के लिए काफी है? सरकार की क्या मजबूरियां हैं? इसी पर है आज के हमारे सुनिए सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर चल रही हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की सराहना की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्य सरकारें प्रधानमंत्री के संदेश को कड़ाई से लागू करा पाएंगी? कहीं ये घोषणा महज राजनीतिक खानापूरी तो बनकर नहीं रह जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री के इस संदेश के ठीक बाद झारखंड में एक बार फिर से ऐसी ही घटना घटी है। इसीलिए इस संदेश के बाद भी तमाम शक व शुबहा सामने है। प्रधानमंत्री जी देर से ही सही
आपने गौरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बढ़ती वारदात का संज्ञान लिया। आपने विनोबा जी का नाम लिया और भी खुशी की बात है। आपकी पार्टी एक जमाने में इन्हें सरकारी संत बताती थी, लेकिन सियासत के लिए वक्त के साथ साथ मूल्यांकन बदल जाता है। स्थान, काल और पात्र का भी अंतर होता है। आप साबरमती गए थे, गुजरात चुनाव सिर पर है, ऐसे में गांधी जी भी बार बार याद आने स्वाभाविक है। आपने वहां चरखा भी काटा। आपका नायब जिस महात्मा को चतुर्बनिया कहता है, उसके चरखे पर आपने सूत काटी। लेकिन कभी अपने पार्टी अध्यक्ष को गांधी होने का मतलब आपको बताना चाहिए था। उससे पहले आपसे सवाल ये है कि साबरमती और यूपी के फतेहपुर में आपकी भाषा क्यों बदल जाती है, जहां आपने कब्रिस्तानों के साथ साथ शमशानों के विकास का मुद्दा उठाया था। गौरक्षक आपके उसी बयान से प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि वो आपसे कतई डरते नहीं, बल्कि मनसा, वाचा, कर्मणा आपके उपदेशों का विरोध करते हैं। पिछले साल 6 अगस्त को भी आपने इन गौरक्षा के गोरख धंधा करने वालों को असामाजिक तत्व बताया था। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। प्रधानमंत्री जी, पिछले साल आपने राज्य सरकारों को ऐसे लोगों का डजियर बनने को कहा था। आपको जानना जरूरी है कि आपके बयान के बाद ऐसे अपराधों में कमी नहीं आई और 26 मामले दर्ज हुए थे। इस साल तो आपकी समझाइश के आने से पहले ही 20 मामले दर्ज कर लिए गए। सवाल ये है प्रधानमंत्री जी कि क्या आपने जानने की कोशिश की कि राज्य सरकारों ने ऐसे लोगों का डॉजे बनाया? अगर बनाया तो क्या कार्रवाई हुई? नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? अगर आप ये सब जानने की कोशिश नहीं करते तो इसके सियासी मायने हैं। माना जाएगा कि आपका ताजा बयान सिर्फ सियासी फायदे के लिए है। आप हर दिन हर पल चुनावी फायदे के गुणागणित देखते, हंसते बोलते और गरजते बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी, दरअसल आपके राजनीतिक दल की हिंदू विचारधारा पर रह रहकर सांप्रदायिकता का ग्रहण लग जाता है। सनातन धर्म की उत्कृष्टता को समझे बगैर कर्मकांड को ही हिंदुत्व समझ लेते हैं। पर धर्म छिद्रान्वेषण और धर्म घृणा भी हिंदुत्व मान ली जाती है। कर्मकांड और पाखंड ही धर्म हो जाता है। गौदान के लिए होली की जान चली जाती है। मंदिरों में भगवान बंधक बना लिए जाते हैं ताकि दलित अवर्ण उनके दर्शन न कर सकें। गुप्त काल के बाद भारत की उपलब्धियों को स्वीकारने में आपके मुख्यमंत्रियों को तकलीफ होती है। गंगो जमनी धरोहर को देश की विरासत मानने से इनकार कर दिया जाता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है। प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के नेताओं को कबीर, तुलसी, जायसी, रहीम, रैदास, चैतन्य, तुकाराम से लेकर आलवार संतों के हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाइए। इन्हें बताइए कि हिंदुत्व का विश्व बंधुत्व सर्वम खलु इदम ब्रह्म का हिंदुत्व। जिस पाखंड ने हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया, वो पाखंड आपकी राजनीति को भी नुकसान पहुंचाएगा। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक असामाजिक तत्वों के डॉजियर नहीं बनेंगे। आपको जानकर दुख होगा, पिछले 3 सालों में गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के जितने मामले दर्ज हुए उनमें 20% से ज्यादा मामलों में पीड़ित को भी आपकी सरकारों ने मुलजिम बनाया। इसलिए आपकी नसीहत कहीं आपके उद्गार न बनकर रह जाएं। इसके लिए आपको मानव धर्म रक्षक बनना होगा और एंटी रोमियो, लव जिहाद, बीफ और बूचड़खाने के नाम की राजनीति पर पाबंदी लगानी होगी। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में गाय से जुड़ी हिंसा के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 2010 से इस साल का सबसे ज्यादा गोवंश से जुड़ी हिंसा 2016 में हुई थी। इन मामलों में भीड़ द्वारा हमला करने, गौरक्षकों द्वारा हमला करने, हत्या की कोशिश, उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार जैसे मामले भी शामिल हैं। – 2017 में गोवंश से जुड़ी हिंसा के सबसे ज्यादा 10 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। उसके बाद 9 मामले हरियाणा में दर्ज किए गए। गोवंश से जुड़ी हिंसा के मामले में गुजरात और कर्नाटक में 6-6, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में 4-4 मामले दर्ज हुए हैं।
पिछले 8 साल में गाय से जुड़ी हिंसा के 63 मामलों में 61 मामले केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हुए हैं। साल 2016 में गोवंश से जुड़ी हिंसा के 26 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह 2017 में 25 जून तक ऐसी हिंसा के अब तक 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। करीब 5% मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है, जबकि 13 मामलों यानी करीब 21% केस में पुलिस ने पीड़ितों या भुक्तभोगियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूं गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के रहने का मतलब कुछ और भी है। साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। ये चुनाव बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि शाह भी गुजरात से ही आते हैं। गुजरात चुनाव का असर देश की राजनीति पर भी पड़ना तय है। लिहाजा पीएम मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस साल चौथी बार मोदी गुजरात गए। जैसा कि हमने आपको बताया, 2 दिन के कार्यक्रम में वो अहमदाबाद के अलावा राजकोट, मोडासा और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। गुजरात पहुंचने पर मोदी सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और शाम को उन्होंने राजकोट में रोड शो भी किया और इस रोड शो को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए ही गुजरात इस वक्त नाक की लड़ाई बनी हुई है। साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सबका साथ और सबका विकास की बात कही और कहा कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरखा चलाया तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्रीमद रामचंद्र पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्रम की डायरी में अपने अनुभव भी लिखे। इस साल मोदी का ये चौथी गुजरात यात्रा है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राजकोट में रोड शो किया। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गए हैं, क्योंकि 20 सालों से यहाँ की सत्ता पर काबिज बीजेपी को इस बार सत्ता विरोधी लहर, पाटीदार आंदोलन के साथ साथ विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात कर लेते हैं जीएसटी की, जो एक बड़ा मुद्दा है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने की घोषणा के लिए 30 जून की मध्य रात्रि में बुलाई गई संसद की विशेष बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता के समय दिए गए नियति से किए गए वादे वाले ऐतिहासिक अवसर का महत्व कम नहीं करना चाहती। इसीलिए उसने इस समारोह से दूर रहने का फैसला किया है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने के अवसर पर 30 जून मध्य रात्रि को संसद में बुलाई गई बैठक को लेकर कांग्रेस दुविधा में थी और उसने इस बारे में अन्य विपक्षी दलों से भी बातचीत की, जिसके बाद पार्टी ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा कई अन्य दल भी हैं जो जीएसटी के समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के सपने पर पानी फेरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि वो जीएसटी लागू करने की घोषणा के लिए 30 जून की आधी रात को बुलाई गई संसद की विशेष बैठक का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस का कहना है कि संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को होने वाले सारे कार्यक्रम आजादी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जीएसटी को लागू करने के लिए आधी रात को विशेष बैठक का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को आजादी का मतलब नहीं पता, क्योंकि उनके नेताओं ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आधी रात को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र भारत में आज तक सिर्फ 3 फंक्शन हुए हैं आधी रात को। एक 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1972 में जब उसी आजादी की सिल्वर जुबली बनाई गई और तीसरी दफा 1997 में जब भारत की आजादी की गोल्डन जुबली मनाई गई। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी,
1997 कोई मायने नहीं रखती होगी, इसलिए वो उसकी महानता को, उसकी इंपॉर्टेंस को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार का कुछ आलोचना करने के लिए, और जो देश में जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी टैक्सेशन परिवर्तन रिफॉर्म हो रहे, वो देश को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, वही एकमात्र उद्देश्य ऐसा लग रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, आनंद शर्मा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जीएसटी लागू करने के वक्त और सरकार की मंशा पर आपत्ति जाहिर की। इसके अलावा समारोह के बहिष्कार के पीछे कांग्रेस ने एक और कारण भी गिनाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी राज में किसान, दलित और अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं। निरंतर लगातार किसानों की दुर्दशा और आत्महत्याएं बराबर चल रही हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार अल्पसंख्यकों और दलितों की निर्दयपूर्वक तरीके से, बेदर्दी से जो हत्याएं हो रही हैं, एक बहाना या दूसरा बहाना करके, इस पर भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेते हैं और न ही केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली आजादी के जश्न के लिए आयोजित समारोह ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य से साक्षात्कार की तर्ज पर नरेंद्र मोदी सरकार 30 जून की आधी रात को बड़ा समारोह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। तो जीएसटी पर होने वाले समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और 2 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी न्योता दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले के बाद कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस समारोह में शामिल नहीं होगा, देखना होगा कि मनमोहन सिंह क्या जवाब देते हैं। उधर जीएसटी को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति अभी भी बरकरार है। कई लोग इस बात को लेकर पशुपेश में हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी चीज की कीमतें बढ़ेंगी और किसकी कम होंगी। दरअसल जीएसटी के असर को लेकर अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को इसका विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जहां भी जीएसटी जैसा कोई नियम लागू किया गया है, उस देश में सरकारें वापस नहीं आ पाई और उस देश की आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ गई। और भारतीय परिस्थिति में देखा जाए तो जीएसटी अभी बेहद जल्दबाजी थी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जीएसटी को लेकर आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, उनकी क्या राय है। जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं और सेवाओं के दरों में अंतर आने वाला है। कई चीजें पहले के मुकाबले सस्ती होंगी या महंगी होंगी। कुछ चीजें टैक्स के दायरे से बाहर भी रहेंगी। जीएसटी में जो चीजें सस्ती होंगी उनमें दुपहिया वाहन, बड़ी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा अक्सर घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि होटल्स पर टैक्स 22% से घटकर 18% पर आ जाएगा। हालांकि 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले महंगे होटल्स पर 28% टैक्स लगेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन लोग भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि इन पर भी टैक्स 24% से घटकर 18% पर आ जाएगा। पर्सनल केयर की तमाम चीजें मसलन साबुन, टूथपेस्ट, तेल सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन पर भी टैक्स 4% तक घटकर 18% पर आ जाएगा। इसी तरह चाय और कॉफी के दाम भी गिरेंगे। ब्रांडेड सामान पर भी टैक्स कम होने से चीजें सस्ती हो जाएंगी। तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा, क्योंकि इकोनॉमी क्लास की टिकट्स पर 5% टैक्स लगेगा, जिससे वो सस्ती हो जाएंगी। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों के दामों में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इन उत्पादों पर लगने वाले रेट पहले लगने वाले रेट के काफी करीब है। घर बनाना महंगा होगा, क्योंकि धातु और सीमेंट महंगी हो जाएंगी। जीएसटी लागू होने के बाद जो चीजें महंगी होंगी उनमें कुरियर सेवाएं, बैंकिंग चार्जेस, मोबाइल और इंश्योरेंस चार्जेस और डीटीएच शामिल है। इसके अलावा बिजनेस क्लास का हवाई सफर महंगा हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद सोने के गहने महंगे होंगे, क्योंकि सोने पर 3 से 5% मेकिंग चार्जेस पर जीएसटी लगेगा। ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल डब्बे में सफर करने वाले यात्री जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास और बाकी एसी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक पैसे देने होंगे। दूध, दही,
अनाज, मीट, धार्मिक यात्रा, मेट्रो सफर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को टैक्स मुक्त रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की जाएगी और नामांकन भरने की आखिरी तिथि 18 जुलाई रखी गई है। 5 अगस्त को वोटिंग और मतगणना दोनों ही होगी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि 4 जुलाई को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई और नामांकन पत्रों की जांच 19 जुलाई को होगी। उम्मीदवार 21 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसी दिन गिनती भी होगी। जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार। वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017 शनिवार। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल 790 सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव जीतने के लिए 393 वोटों की जरूरत होगी। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन गुप्त मतपत्र के द्वारा होगा, यानी इसका मतपत्र दिखाया नहीं जाएगा। उपराष्ट्रपति के वर्तमान निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 233 हैं, 233। इसी तरह से लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543, 543 और जो कुल संख्या है निर्वाचक मंडल के सदस्यों की वो 790। मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वो लगातार दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में विशेष मुकाम रखता है और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहचान क्या क्या है तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि ताजमहल एक अहम पहचान है। लेकिन आपकी बात से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इत्तेफाक नहीं रखते। बात अगर भारत और भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की हो, ऐसे में हम ताजमहल को नकार दें तो बात अधूरी ही रह जाएगी। लेकिन बेमिसाल प्यार का प्रतीक और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन ताज जिस सूबे में है वहाँ के मुख्यमंत्री इसे अपना नहीं मानते, बल्कि उनके लिए भारत की पहचान कुछ और है। क्या है और ताज को लेकर वो क्या विचार रखते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस ताजमहल पर हमें गर्व है और जिसकी बदौलत हमारी सरकार को टूरिज्म के नाम पर भारी राजस्व प्राप्त होता है, उसे योगी ना तो अपना मानते हैं और ना ही देश का मानते हैं। योगी की नजर में ताजमहल एक आम इमारत के सिवाय कुछ भी नहीं, जिसका बेवजह इतना प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। हद तो ये है कि योगी ताजमहल को हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं मानते। एक निजी कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, वेदों से हो सकती है, श्रीमद् भागवत गीता से हो सकती है। इस देश के अंदर सेक्युलर लोगों ने भारत की पहचान को ताजमहल तक सीमित कर दिया। ऐसा नहीं कि सीएम योगी ने ताज पर पहली बार ये राय रखी हो, बल्कि पीएम मोदी की 3 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने के मकसद से उत्तरी बिहार के दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कुछ ऐसा ही कहा था। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक भेंट की जाती है, उन्हें रामायण भेंट की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मोदी सरकार से पहले की सरकारें देश में आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को ताजमहल और अन्य मीनारों की प्रकृतियां भेंट करती थी।
जो कहीं से भी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। लेकिन अब यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विदेशी गणमान्य व्यक्ति जब भारत आते हैं तो उन्हें नई सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण की प्रति भेंट की जाती है। उनके सामने हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। माना कि रामायण और गीता हमारी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन ताज को नकारना, ताज पर गर्व न करना, ये योगी जी की कैसी संस्कृति है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। भारत का इतिहास इतना गौरवमय है कि उसके हर अध्याय पर हर भारतीय को गर्व होगा, लेकिन कुछ अध्याय को मानना, कुछ अध्याय को नहीं मानना अपने आप में राजनीति की एक अलग पहचान है। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी यूपी को विकास की राह पर ले जाने की है, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बाद सरकार ने लोगों से किया वायदा कितना निभाया, इसे लेकर APN ने रियलिटी चेक किया और पाया कि अभी सरकार को लंबी दूरी तय करनी है, तभी वो अपनी मंजिल पा पाएगी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए। कहा कि यूपी विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने पर सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन क्या सरकार के दावों में कोई हकीकत है या फिर महज कोरे वादे हैं? ये जानने के लिए हमने रियलिटी चेक किया। लोगों का कहना है कि सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है। इनिशियली में जो है कुछ लगा हौला, कुछ मीडिया ने क्या किया, ये हो गया वो हो गया, बेसिकली हुआ कुछ नहीं है। सड़कों पे अभी भी गड्ढे हैं, सरकारी अस्पतालों में अभी भी लोग दवाइयों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जूझ रहे हैं। हमको नहीं लगता कुछ खास इम्पैक्ट है। तो पेपर में पढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ यहाँ वो छीन गया, वो वहाँ छीन गया, मतलब जो है जगह जगह में जो है बहुत परेशानी लोगों को उठाने पड़ रहा है। लेकिन पहले से खास सुधार नहीं है, लेकिन है इतना मतलब नहीं है जितना हम लोग उम्मीद थे लोगों के। मुझे तो नहीं लगता कि योगी सरकार आने के बाद 100 दिन में कुछ बदलाव हो। जैसा सपा सरकार में था वैसा ही है। जैसे क्राइम आपका सपा सरकार में चल रहा था वैसे अभी चल रहा है। दिन दहाड़े चोरी, डकैती, आपके रेप है, बलात्कार है। सर अगर आप रोड व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ जैसे जहाँ खड्डर है वहाँ खड्डर है, जहाँ रोड जैसे मुझे पता शुरू में इन्होंने रोमियो वो चलाया हुआ था कि रोमियो बस वो 4 दिन चला, उसके बाद बंद होगा। जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर योगी सरकार सत्ता में आई है, उसे लेकर भी जनता बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पहले तो कानून व्यवस्था के बारे में बता दूं, अभी तक जो भी योगी जी ने कहा है पूरी जुमलेबाजी करी है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। इतनी बुरी स्थिति व्यापारियों की कर दी है, यहाँ से हमें ये नहीं मालूम हम शाम को सुरक्षित जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। सारी चीजों में एक्शन लेने की जरूरत है। जो पिछले 5 साल में हो रहा, अगर अभी भी हो रहा तो योगी जी को ये स्वाभाविक है कि इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वही चीजें अगर चलती रही तो जो आपने जनता ने 3/4 बहुमत दिया, किस लिए दिया। योगी सरकार का काफी जोर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर है, लेकिन 100 दिन बाद लोगों को अभी भी इसके बेहतर होने का इंतजार है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी लोग फिलहाल सरकार के काम से खुश नहीं हैं। बिल्कुल बेकार है सर। 24 घंटे का वादा किया था, उसमें से 12 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है आगरा वासियों को। भाजपा सरकार ने बोला इलेक्शन से पहले कि लाइट यूपी में 24 घंटा करेंगे, लेकिन लाइट इस समय इतनी हालत खराब है लाइट की कि अगर लाइट 12 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर जनता के नजरिए को आधार बनाते हुए आकलन करें तो योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अभी भी लोगों को अच्छे दिन आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल को लेकर जो बयान दिया है उसे लेकर विवादों में घिर गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर राजनीति होनी ही थी। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व और विचारधारा की वजह से उन्हें विवादों में खींच भी लिया जाता है और वो खुद भी विवादों से परहेज नहीं करते। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी विचारधारा के मद्देनजर कोई बहुत विचित्र बात भी नहीं कही, लेकिन वो इस बयान में छिपे हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर निशाने पर जरूर आ गए हैं। आरोप ये भी है कि योगी जी भी दूसरे राजनीतिज्ञों के रंग में रंगने लगे हैं, जिनको जनता को आदर्श प्रशासन देने के बजाय सुर्खियों में बने रहना ज्यादा भाता है। गीता, भागवत, महाभारत और चारों वेद भारतीय संस्कृति के आधार हैं। ये एक ध्रुव सत्य है। दूसरी तरफ इसे हिंदू समाज से तुष्टीकरण की राजनीति भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ छिपाया ये जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम ही सनातन धर्म का मूल भाव है। अगर हिंदुत्व के अहिंसा और प्राणी मात्र से प्रेम के रूप को सामने रखा जाएगा तो हिंदू वोट बैंक कैसे बनेगा?
हिंदू को क्रमिक रूप से सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। जब हिंदू सांप्रदायिक बनेगा तभी वो दूसरे दलों की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में बीजेपी को समर्थन देगा। दरअसल इसीलिए गुप्त काल के बाद का इतिहास आरएसएस और बीजेपी को कभी नहीं सुहाया। मध्यकाल में हिंदू धर्म में पाखंड, भ्रष्टाचार, मठों के दुराचार और पंडे पुजारियों का कर्मकांड के नाम पर दलित समाज का शोषण होता रहा। लेकिन इस पर आलोचनात्मक रुख अपनाने के बजाय मुस्लिम आक्रांताओं के दमन और अत्याचारों का हवाला दिया जाता है, जिससे सर्वधर्म प्रेम के बजाय परधर्म घृणा का माहौल बनता है। ऐसे में प्रेम के सुंदर प्रतीक ताजमहल को देश की सांस्कृतिक पहचान मानने से इनकार करना योगी की राजनीतिक जरूरत है। ताजमहल कहीं न कहीं मोहब्बत और प्यार की निशानी है। योगी जी आज भी हिंदू मुस्लिम में प्यार और मोहब्बत बने, इसके पक्षधर पार्टी में नहीं है। इसलिए योगी जी का इस तरह का बयान हास्यास्पद है। दरअसल रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए भी यही आसान रास्ता है। इसीलिए योगी जी की पहचान अब मुख्यमंत्री पद से है। उन्होंने ये पद सुशोभित करने से पहले सभी वर्गों, तबकों, जाति, धर्म के नागरिकों की स्वतंत्रता, रोजगार और सुरक्षा की शपथ ली थी। अब योगी सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, लेकिन सीएम योगी ने जितना जोरदार आगाज किया था, 100 दिन में ही योगी राज के सूर्य की चमक फीकी पड़ने लगी है। एक तपस्वी के तेज से उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीद थी कि वो दृढ़ संकल्प, कठोर प्रशासन और न्यायप्रियता से सबका मन मोह लेंगे। लेकिन जितनी तेजी से योगी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, उतनी ही तेजी से लोगों का मोहभंग होता दिखाई दे रहा है। सफलता का ढिढोरा पीट रही है, लेकिन रायबरेली में 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। बरेली में छात्रा की छेड़खानी का विरोध पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इनके थाने और चौकियां आज भी बिक रहे हैं। इनके पुलिस और पुलिस के अफसर आज भी उदंड और जगह जगह तानाशाही, हिटलरशाही कर रहे हैं। सीएम योगी की छवि शुरू में फायर ब्रांड हिंदू नेता की रही है, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें शपथ लेने के बाद सबका साथ, सबका विकास का सबक सिखाया था। लेकिन योगी जी ने अपने प्रशासकीय काम की शुरुआत एंटी रोमियो स्क्वाड और अवैध बूचड़खानों को बंद कराने से की। लेकिन पिछली सरकारों के फैसलों पर जांच बिठाने के अलावा विकास के किसी भी मुद्दे पर सरकार कामयाब नहीं नजर आई। भगवा रंग सत्ता तक पहुंचाने का जरिया जरूर बन सकता है, लेकिन योगी जी वहां विक्रमादित्य बनना पड़ता है, चंद्रगुप्त की तरह राजधर्म निभाना पड़ता है। लेकिन राजधर्म ना निभाने पर वानर वाहिनी नेतृत्व पर हावी हो जाती है। जगह जगह आपकी पुलिस की पिटाई होती है, चाहे सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर। सहारनपुर में एसएसपी को घर में घुसकर मारा जाता है, तो बीफ के शक में ईद के दिन किसी मुसलमान के घर की तलाशी ली जाती है। अगर भगवा पहनकर राजनीति करनी है तो योगी जी भगवा की मर्यादा का भी पालन करना होगा। संकीर्ण सांप्रदायिक सोच से उठकर मुसलमानों और मुल्क की तहजीबो अदब में उनका योगदान स्वीकार करना होगा, जैसा नाथ पंथ को मुस्लिम नाथपंथी संतों ने योगदान दिया है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। योगी आदित्यनाथ में प्रशासनिक क्षमता बेहद अच्छी है, लेकिन इसका उपयोग उन्हें अब खुलकर करना होगा। शायद यही सीख इस रिपोर्ट से मिलती है। उधर पीएम मोदी एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री इस अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और पार्टी की तेज तर्रार सांसद मीनाक्षी लेखी की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो पीएम के स्वच्छता अभियान का काफी हद तक मजाक उड़ा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को स्वच्छ और शिक्षित बनाने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के मंत्री और नेता इसमें पलीता लगा रहे हैं। सबसे पहले बात कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की, जिन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान पर पानी डाल दिया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा कर्मियों से घिरे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह खुले में स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में जहां मोदी सरकार के मंत्री स्वच्छता अभियान का मजाक बनाते नजर आए, तो वहीं एक और तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी को स्वच्छता और स्वास्थ्य का क ख ग घ भी नहीं पता। 27 जून की तस्वीरें एक कार्यक्रम की हैं, जिसमें शिरकत करने मीनाक्षी लेखी पहुंची थी। मीनाक्षी लेखी को बोर्ड पर एक संदेश लिखने को कहा गया, जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की जगह स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लिख दिया।
साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती पर बड़े जोर शोर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। कहा था कि देश स्वच्छ रहेगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन इन दो तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि सरकार को सबसे पहले अपने नेताओं को स्वच्छता का ज्ञान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेमिनार के दौरान कुछ पुलिस वाले किसी और ही काम में व्यस्त नजर आए। नीतीश कुमार और DGP एक कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ पुलिस वाले कैंडी क्रश खेलते हुए और व्हाट्सएप चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। मुख्यमंत्री मंच से अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी समझा रहे हैं और पुलिस अधिकारी हैं कि मोबाइल फोन पर कैंडी क्रश खेलने में मशगूल हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सेमिनार के दौरान कई ऑफिसर्स अपने फोन ब्राउज कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। बाज की नजर रखने का दावा करने वाले पुलिस अधिकारी गेम में इतने मशगूल थे कि उन्हें ये पता भी नहीं चला कि कैमरे की पैनी नजर उन पर है। सब सीनियर ऑफिसर्स हैं और सबका जो कंडक्ट है वो बहुत ही हाई स्तर का होना चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं वह बात कभी भी मान्य नहीं हो सकती है और जो चीज आपने मेरा ध्यान जिस पर आकृष्ट कराया है, मैं उन संबंधित पदाधिकारियों को निश्चित तौर पे काउंसलिंग जो है वो करूंगा। पुलिस वाले गेम में इतने मशगूल थे कि इन्हें ये तक खबर नहीं थी कि वो ऑन ड्यूटी हैं और CM नीतीश कुमार मंच पर बैठे हैं। मादक पदार्थों के उपयोग और उसके अवैध कारोबार को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार बिहार को गुजरात बनाने की बात कर रहे थे और अधिकारी मोबाइल फोन पर गेम खेलने और व्हाट्सएप चलाने में व्यस्त थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लंबे वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार था और अब ये इंतजार खत्म ही हो गया। सरकार 48 लाख कर्मचारियों को 30,748 करोड़ रुपए भत्ते और बोनस के रूप में देने का फैसला कर चुकी है। हालांकि सभी कर्मचारी सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। कुछ कर्मचारी इसे भीख से ज्यादा नहीं मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि सरकार ने हमारे एरियर को दबा लिया। इनकी मांग है कि भत्तों की सिफारिश भी इस जुलाई के बजाय वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही अमल की जानी चाहिए थी। आखिर सरकारी कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस बात का अंदेशा था कि GST की आड़ में सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का मामला फिलहाल टाल जाएगी। लेकिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू होगी, लेकिन भत्ते से जुड़ी सिफारिशें आने वाली 1 जुलाई से लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 108 भत्तों को बरकरार रखा, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने केवल 95 पुराने भत्तों को ही जारी रखने की अनुशंसा की थी। मोदी सरकार ने 43 भत्तों को खत्म कर दिया है। वहीं पेंशनधारियों को मेडिकल भत्ते के तौर पर हर महीने पहले के 500 रुपए की जगह अब 1000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने सियाचिन में तैनात जवानों और अफसरों को भत्ता 2 गुना कर दिया है। पहले जवानों को 14,000 रुपए भत्ता मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। इसी तरीके से 21,000 का भत्ता पाने वाले अफसरों को 42,500 भत्ता कर दिया गया है। लेकिन बहुत से कर्मचारी इस बढ़ोतरी से अभी भी संतुष्ट नहीं है। इनको शिकायत है कि सरकार ने इनका एरियर दबा लिया है। इनकी मांग है कि भत्तों की सिफारिश इस जुलाई की बजाय 2016 से ही लागू होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब आपके काम की एक बात, मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया और उसके बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए। 2000 रुपए के नोट जारी करने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 200 रुपए के नोट जारी करने वाला है। RBI ने नए नोटों की छपाई शुरू भी कर दी। हालांकि इसके साथ ही ये डर अब पैदा हो गया कि क्या 100 के नोटों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके पहले ये भी खबर आई थी कि 2000 के नोट अब जल्द बंद हो जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार जल्द 200 रुपए का नोट प्रचलन में लाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नोट की छपाई भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 200 रुपए के नोट को प्रचलन में लाने के लिए RBI का मकसद लोगों के लिए लेन देन आसान करना है। दरअसल नोटबंदी के बाद आए 2000 रुपए के नए नोट से आम आदमी के लिए खुले पैसों की किल्लत बढ़ गई है। कुछ सप्ताह पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इन नोटों की छपाई का आदेश दिया है। इस समय सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों की छपाई का काम चल रहा है। पहले प्लानिंग थी कि इन नोटों को जुलाई में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें कुछ देर हो सकती है। RBI बोर्ड की मार्च में हुई मीटिंग में 200 रुपए के नोटों को लागू करने का फैसला लिया था।
इससे पहले सरकार भी नागरिकों के लिए इस्तेमाल में आसान रहने वाले नोट को जारी करने पर विचार कर रही थी। आरबीआई की ओर से कुछ सप्ताह पहले ही इन नोटों की छपाई का आदेश दिया गया है। इसके बाद से ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों की छपाई का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 200 रुपए के नए नोट एडवांस सिक्योरिटी वाले होंगे। इन नोटों की छपाई में काफी अधिक सावधानी बरती जा रही है ताकि इसके नकली नोट ना छापे जा सकें। जल्द ही आपको 200 रुपए का ये नया नोट देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी जारी है। चीन चुम्बी घाटी में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारतीय जवानों ने रोक दिया, जिसकी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन ने कहा है कि भारत जब तक अपनी सेना सीमा से नहीं हटाएगा तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। चीन ने अपने इस बयान के जरिए परोक्ष रूप से ये कहने की कोशिश की है कि सिक्किम सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही वो कैलाश मानसरोवर यात्रा की इजाजत देगा। ये जगह भारत और भूटान के लिए बेहद अहम है। अगर चीन यहाँ अपनी सड़कों का जाल बिछा लेता है तो उससे भारत भूटान पर रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बढ़त हासिल हो जाएगी। चीन जिस जगह सड़कें बनाने पर अड़ा हुआ है वो मैकमोहन लाइन के मुताबिक भारत के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन चीन 1914 के इस समझौते को मानता ही नहीं और इसे अपना हिस्सा मानता है। चीन और भारत की सीमा पर चल रही तकरार के बीच सेना प्रमुख बिपिन रावत सिक्किम में सुरक्षा की हालत का जायजा लेने पहुंचे। विवाद का कारण बना चुम्बी इलाका पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले रेल और सड़क गलियारे से ज्यादा दूर नहीं है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 3 देशों की यात्रा करके लौटे हैं और अब 4 जुलाई को इजराइल दौरे पर जाएंगे। उनके इस दौरे से पहले इजराइल की मीडिया ने उनकी जमकर तारीफ की है। वहां के एक अखबार ने लिखा है कि जागो, दुनिया के सबसे अहम प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं। इजरायली बिजनेस डेली द मार्कर ने अपने हिब्रू संस्करण के सबसे प्रमुख स्टोरी में भारत इजराइल संबंधों पर लेख छापा है। इसमें कहा गया है कि इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी यात्रा को लेकर बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। जबकि 1.25 अरब लोगों के नेता मोदी बेहद लोकप्रिय और सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाले देश के प्रतिनिधि हैं और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और पूरी दुनिया उनकी ओर देख रही है। द यरूशलेम पोस्ट ने एक अलग लिंक ही बना दिया है जिसमें उसने भारत से जुड़ी कई खबरें दी हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होने वाली है। देखना होगा कि भारत इससे क्या कुछ लाभ उठा पाता है। लेकिन चलिए अब हम आज बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। 29 जून 1144 में सिकंदर बेग की सेना ने ऑटोमन साम्राज्य की सेना को हराया था और 29 जून 1961 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का निधन हो गया था। 29 जून 1966 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के निकट ईंधन भंडारण केंद्र पर बम गिरा दिए थे और 29 जून 2007 में आईफोन के नाम से जाना जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन आज ही के दिन बाजार में आया था और लगभग $500 में बिका था। और नोटबंदी के बाद बेरोजगारी की मार तो जीएसटी की महंगाई की मार का डर अब आम जनता को सताने लगा है और आम जनता को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जीएसटी के बाद उस पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। समझा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है और इससे उबरने के लिए लंबा वक्त भी लग सकता है। सरकार भले ही कुछ दावा कर रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि जीएसटी का असर महंगाई और कारोबार के साथ साथ रोजगार पर भी पड़ने के आसार हैं। बेरोजगारी और महंगाई ही वो मुद्दा है जिसे लेकर आने वाले दिनों में जमकर सियासत होने वाली है। जीएसटी लागू होने की पूर्व संध्या पर महंगाई और टैक्स पर हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो कि बॉलीवुड में हमेशा छाए रहे हैं। बॉलीवुड का पर्दा भी टैक्स और महंगाई से अछूता नहीं रहा है। इन्हीं कुछ खास गीतों के साथ आज देश की बातें बस इतना ही। देखते रहिए आप APN। नमस्कार।